हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा यानी कि जैक क्लास 11वीं का सब्जेक्ट फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 वीवीआई क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 26 फरवरी को आप सभी का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन सीधा मैच होगा, सीधा क्वेश्चन यहीं से छपेगा और कुछ क्वेश्चन सिमिलरली यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट, जिससे कि अगर इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है सिमिलरली तो आप लोग उसको इजीली बना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह वहीं पर सेंड किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 जूल किसके बराबर होता है, किसके समतुल्य होता है। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना होगा, ये किसके बराबर होता है। 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर, यानी कि 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। ठीक है, ये याद रखिएगा, याद रखने वाला है। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का कौन यहाँ पर एक नेम नहीं है, ये पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। देखिए, समय भौतिक राशि का नाम है तो ये भी नहीं होगा। आवेग भी भौतिक राशि का नाम है, द्रव्यमान भी भौतिक राशि का नाम है, लेकिन किलोग्राम, किलोग्राम आपका ये क्या है, किलोग्राम एक यूनिट है। क्या है, यूनिट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा किलोग्राम ये फिजिकल क्वांटिटी का नेम नहीं है, बल्कि ये यूनिट है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज, यानी कि आपसे दाब का क्या पूछ रहा है, दाब का आपसे यहाँ पर पूछ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं बीमीय सूत्र। तो दाब का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन का हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बीमीय सूत्र, जो कि क्या होता है, मेरे को डायरेक्ट याद है, आपको भी याद होना चाहिए, m1 L1 T-2 ये वाला होता है। ठीक है, इसको ऐसे बंद कीजिए। और एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को हम लोग एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल एल के पावर में -2 बन जाएगा। ठीक है, एल के पावर में -2 बन जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा एम एल, और यहाँ पर ये +1 है। ठीक, और ये ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका T-2, और इसको जब फाइनली सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एम एल इनवर्स और T-2। ठीक है, इस प्रकार का आपका ऑप्शन कहीं पे देख रहा है, एम एल इनवर्स T-2, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में तो मैंने आपको बता ही दिया। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट एन instant t is given by v is equal to at plus bt square, then the dimension of b is। तो हमको b का डायमेंशन निकालना, मतलब कि किसी समय t में एक कण का वेग v दिया जाता है और v बराबर at प्लस बी टी स्क्वायर, इस प्रकार का हमको इक्वेशन दे दिया। तो यहाँ पर हमको b का b में सूत्र बताना। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का जब भी आए v बराबर at प्लस बी टी स्क्वायर दिया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर at और v बराबर बी टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। v बराबर ए टी भी लिख सकते हैं और v बराबर बी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको इससे मतलब है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। तो देखिए, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, v बराबर जगह हमारा यहाँ पर बी टी स्क्वायर, हमको किसका डायमेंशन निकालना है, b का। तो b को छोड़ करके t को अपॉन में ले लीजिए, तो v अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो b का हमको डायमेंशन निकालना है, और मीटर का क्या होता है, मीटर का होता है, सॉरी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का अगर डायमेंशन लिखे तो हो जाएगा एल T-1। ठीक है, ऐसे। और टी टी का क्या होता है, टाइम होता है, तो यहाँ पर जाएगा टी का स्क्वायर, और ये ऊपर जाकर के T-2 हो जाएगा, T-2, और यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, मतलब कि एल T-3 आ जाएगा, एल T-3 आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, एल T-3। ऑप्शन नंबर आपको 4 दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 करेक्ट। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ रनर कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स क्या है, 20 सेकेंड। तो समझिएगा, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा नीचे इसको बनाते हैं।
देखिए क्या है कि एक धावक मतलब एक कोई दौड़ने वाला है, आर त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या आर का हमारे पास एक यहाँ पर हमारे पास वृत्ति है। तो एक दौड़ने वाला है मतलब कि एक रनर है, तो एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। मतलब कि इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है, 40 सेकंड लगता है। कितना, 40 सेकंड लगता है। आर त्रिज्या का हमारे पास वृत्त है और इसको एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लगता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन कितना होगा, तो समझिएगा। मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, एक बार चक्कर लगाया 40 सेकंड, 2 बार चक्कर लगाया 80 सेकंड, 3 बार चक्कर लगाया 120 सेकंड, और उसके बाद हाफ बार चक्कर लगाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड होता है ओवरऑल, तो 140 सेकंड होता है। ठीक, तो ये 3 बार चक्कर लगाएगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो 120 सेकंड, और ये हाफ चक्कर लगाएगा तो 20 सेकंड और लगेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पर तो 140 सेकंड में कहने का मतलब है ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ। और हमसे विस्थापन पूछा है, विस्थापन हम लोग अंतिम बिंदु और माइनस प्रारंभिक बिंदु करके निकालते हैं। तो हमको ये सिर्फ इन दोनों का हमको निकालना होगा। ठीक है, तो ये आर है और ये भी आर है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर 2r, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ बॉडी स्टार्ट्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, मतलब कि वेलोसिटी निकालना है 10 सेकंड के बाद। और हिंदी में देखें कि एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड हो तो 10 सेकेंड बाद पिंड का वेग हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दे रखा है ये समझिएगा। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, आपको यू दे रखा है, यू इनिशियल बोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आपको दे रखा है जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ए दे रखा है मतलब कि एक्सेलरेशन दे रखा है जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यहाँ पर टी दे रखा है यानी कि टाइम दे रखा है 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद आपसे पूछा है आपको निकालना है वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति के समीकरण का प्रथम नियम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यू कितना है, यू है हमारे पास 20 और प्लस में यहाँ पर ए कितना है, ए है 2 और टाइम कितना, टाइम है 10 यानी कि 2 इंटू में 10। तो ये भी 20, ये भी 20, 20 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि क्या बोल रहा है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ ग्राफिकल सॉरी पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम प्रेजेंट। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो देखिए इस प्रकार से अगर यहाँ पर बनाए, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा बी है, ये हमारा टी है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हिंदी में समझिएगा, किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ, वेग समय यानी कि वीटी पूछ रहा है, वीटी, तो वी इंटू टी करेंगे तो ये किसके बराबर जाएगा, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा विस्थापन के बराबर। किसके बराबर, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट, यानी कि विस्थापन। हमसे वीटी पूछा था तो हम लोग जानते हैं वी यहाँ पर होता है, टी यहाँ पर होता है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है विस्थापन के बराबर। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका 4 करेक्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टू कार्स ए एंड बी आर रनिंग एट वेलोसिटीज ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिएगा, मेन यही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इफ बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, दोनों ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं ना। और यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी में भी मैं बता देता हूँ कि दो कारें ए एवं बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेगों से चल रही है। एक तो इतना से चल रहा है ए वाला और बी इतना से चल रहा है। कार बी के सापेक्ष कार ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा, दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान है। समझिएगा, आपेक्षिक वेग जब भी होता है आपेक्षिक वेग, तो या तो जुड़ेगा आपका जो यहाँ पर ये दे रखा है वेग, या फिर घटेगा। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होता है। अगर दोनों अपोजिट चल रहा है, एक इधर और एक इधर, या फिर एक इधर और एक इधर, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, किधर भी अपोजिट हो, तो क्या होता है वहाँ पर एड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, दोनों यहाँ पर हमारे पास पूर्व की ओर गति, और मतलब दोनों एक तरफ ही चल रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर निकाले इसका क्या है आपेक्षिक वेग, अगर आपेक्षिक वेग निकाले, ठीक है ना, अगर यहाँ पर मैं आपेक्षिक वेग निकालूँ तो आपेक्षिक वेग हमारे यहाँ हो जाएगा 60 माइनस में 45, ठीक है, 60 माइनस में 45 कीजिएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा ये कितना, ये निकल कर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे निकालते हैं v बराबर
लिख सकते हैं VA-VB, ठीक है। तो 60-45 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स with uniform velocity, which of the following statement about the motion of the particle is true। हिंदी में देखिए कि एक कण एक समान वेग से क्या है, सॉरी, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। एक समान वेग से गतिमान है मतलब कि वेग नहीं बदल रहा है। तो इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 9 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास कि इसका त्वरण शून्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, यानी कि इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। क्यों क्यों एक्सेलरेशन जीरो होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू यू ही है और v इज इक्वल टू भी यू ही है, क्योंकि हमारा वेलोसिटी तो बढ़ घट रहा है यार, और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, v माइनस यू बाई टी। तो इसको घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो अपन कुछ भी करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो यानी कि इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज अ केस ऑफ मोशन विथ। निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्र पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरण, यानी कि एक समान त्वरण से गिरेगा यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गिरेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ट्रेवल टू अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर and returns to A if he takes 1 hour to do so, his average velocity is। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए पर आ जाता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग। बहुत सिंपल है। ए कोई पॉइंट है, एक बी कोई पॉइंट है। एक लड़का ए से बी तक जाता है जो कि 1.5 किलोमीटर है। ए से बी तक पूरा दूरी कितना है? 1.5 किलोमीटर। तो ए से बी तक ये जाता है और फिर यहाँ बी से ए आ जाता है, मतलब कि ये पूरा 3 किलोमीटर चलता है, पूरा 3 किलोमीटर चलता है। लेकिन हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है एवरेज ए, एवरेज क्या पूछा है? ए एवरेज, यानी कि औसत वेग पूछा है, औसत वेग। तो औसत वेग इसका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि औसत वेग होता है विस्थापन बटे होता है समथिंग, ठीक, विस्थापन बटे समथिंग समझिए। तो विस्थापन इसका कितना होगा? विस्थापन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग विस्थापन जानते हैं कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो इसका अंतिम बिंदु भी यही है ए वाला ही, और प्रारंभिक बिंदु भी यही है। शुरू यहीं से किया था और वह आ भी यहीं पर गया, तो जीरो अपन समथिंग करेंगे तो जीरो ही आएगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, 11 नंबर वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो आप लोग जानते हैं आवेश, आवेश एक अदिश राशि नहीं है, ये एक सदिश है, आवेश, इम्पल्स। और आप लोग 12th में इसको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़िएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला कि अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इट। और हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, हिंदी में कि एक पिंड एक समान चाल से, एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है। इसमें मान लीजिए कोई एक पिंड है और एक वृत्त में एक समान चाल से गति कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो त्वरण अंदर की ओर लगेगा, हमेशा अंदर की ओर लगेगा त्वरण, ठीक है। त्वरण किधर लगेगा? हमेशा अंदर की ओर। और ये आई थिंक एम भी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो, ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है ये त्वरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप्य गति के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? प्रक्षेप्य गति के लिए, तो प्रक्षेप्य गति कैसा होता है समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमारे पास ऐसे होता है, मान लीजिए ये होता है हमारा यहाँ पर, इसको मान लीजिए वी एक्स, इसको मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वी वाई, ठीक है। और यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा एच मैक्स है, एच मैक्स। तो देखिए ये वाला तो हमेशा, मतलब कि ये वाला तो बदलेगा, ये वाला बदलेगा, लेकिन ये जो ये यहाँ पर जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, कि ये कभी बदल रहा है क्या? ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको मैं जो यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या ये कभी बदल रहा है? नहीं, ये कभी नहीं बदलेगा। आपका ये जो है हॉरिजॉन्टल कभी नहीं बदलेगा, बाकी सारे कुछ बदलेगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, यानी कि जो वेग का क्षैतिज घटक है ये कभी भी नहीं बदलता है, ये हमेशा स्थिर रहता है। इसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच हमको एंगल निकालना। तो देखिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोड को ऐसे लिखते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे फिजिक्स में, अदरवाइज ये आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, मैथ में वेक्टर वाले चैप्टर में देखिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोड है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, बी वेक्टर, और इसको यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, और सॉरी यहाँ पर हो गया ये प्लस प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा डॉट, और फिर से आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इधर थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, मैनेज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका ये ए वेक्टर का, यहाँ पर ए वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये ए वेक्टर का आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस में आ जाएगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा जाएगा ए वेक्टर के मोड के स्क्वायर के बराबर, प्लस में ये भी आ जाएगा हमारा बी वेक्टर के मोड के स्क्वायर के, और ये आ जाएगा माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस प्रकार से। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, ए वेक्टर के मोड से ए वेक्टर के मोड स्क्वायर कैंसिल, बी वेक्टर के मोड के स्क्वायर से बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर कैंसिल, बच के जाएगा आपके पास, देखिए बच के जाएगा, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि 2 2 4 ये इधर माइनस है, इधर आकर प्लस इज इक्वल टू 0, और हम लोग डॉट को यहाँ पर किससे दिखाते हैं, थीटा से, तो आ जाएगा 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाएगा तो 0, मतलब कि ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए सिर्फ हमको थीटा निकालना है, तो ए बी को भी उधर ही भेज देंगे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, कोस थीटा इज इक्वल टू 0, और कोस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पर, कब होता है 0, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट, ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। इसके बाद देखिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ नल वेक्टर, नल वेक्टर का इनमें से कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं है, नल वेक्टर का इनमें से कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं है, 60 नंबर का। तो देखिए निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है, शून्य सदिश का नहीं है, तो शून्य सदिश को अगर किसी वेक्टर से जोड़िएगा तो वेक्टर का बराबर आएगा, सही बात है, अगर किसी कांस्टेंट से गुना कीजिएगा तब भी 0 का बराबर आएगा, बात सही है, लेकिन अगर 0 से गुना करेंगे तो ए आएगा क्या, नहीं, ये नहीं है, ये 0 आएगा, हमारा 0 आएगा, तो यही मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं है, नहीं है, ठीक ना, नहीं है पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्या बोल रहा है, किसी प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है। तो देखिए मैं फिर से ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ और समझिएगा, ऐसा होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा होता है, ये हमारा एक्स है, ये वाई है। क्या पूछ रहा है कि किसी प्रक्षेप्य गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पूछ रहा है, यानी कि हाईएस्ट बिंदु, जो कि यहाँ पर जाएगा हमारा एच मैक्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एच मैक्स, ठीक है। पर वेग तथा त्वरण, वेग और त्वरण के बीच का यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, तो यही वाला निकालेंगे हम लोग, यही वाला जो कि 90 डिग्री आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो कि 90 डिग्री आपको साफ दिख रहा होगा, यही वाला होता है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनता दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका तीसरा का करेक्ट, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग क्या है, सर्कुलर मोशन इज। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट, कि वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल है, वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है। तो हम लोग जानते हैं इसमें वृत्तीय गति में v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू था ओमेगा आर, वृत्तीय गति में v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। हम लोग ये भी जानते हैं F इज इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है जी, F इज इक्वल टू होता है एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम को एज इट इज रहने दीजिए, v की जगह पर लग दीजिए ओमेगा इंटू आर, तो यह जगह ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जगह अपॉन में आर, एक आर से एक आर कैंसिल, मतलब कि एम ओमेगा स्क्वायर आर जगह एम ओमेगा स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, अपॉन आर ने इंटू आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम गति का वास्तविक नियम है, गति का वास्तविक नियम पूछ रहा है। तो गति का वास्तविक नियम मतलब
न्यूटन के कौन से नियम को गति के वास्तविक नियम से जाना जाता है, ऐसा समझिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग क्या जानते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यूटन का द्वितीयक नियम, ठीक है। और जड़त्व का नियम हम लोग जानते हैं, ये होता है फर्स्ट लॉ, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं 20 नंबर वाला क्वेश्चन पर, जो कि क्या है देखिएगा कि द motion of a particle of mass m is described by y is equal to ut plus half gt square. The force acting on the particle is, force acting पूछ रहा है on the particle। हिंदी में देखिए कि द्रव्यमान m के एक कण की गति y बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से वर्णित है। उस कण पर लगने वाला बल है, तो उस कण पर लगने वाला हमको बल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा। देखिए y इज इक्वल टू आपको गिवन है ut प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो आता होगा, डिफरेंशिएशन सीखे होंगे, आपका 11th का मैथ में भी है और आपका फिजिक्स में भी है, ठीक, ये तो सीखे होंगे, बेसिक बात है। और बेसिक डिफरेंशिएशन यहाँ पर लगेगा। तो देखिए इसका क्या कीजिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपका यूटी का जगह टी, टी नहीं आएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब कि टी1, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा यू, और 1/2 तो कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, तो अपनी जगह पर टी स्क्वायर क्या करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2t, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यू प्लस में यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा यू प्लस में जी टी आ जाएगा, यू प्लस में जी टी, ठीक है, यू प्लस में जी टी, मतलब कि देखा जाए तो ये आया, ठीक है, ये आया। तो इसके एक बार और करते हैं, ये आया ना डी वाई अपॉन डी टी, और ये हमारा वी के बराबर आया, यू प्लस जी टी, ये हमारा भी के बराबर आया। ये जो अभी हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो भी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी के बराबर आया। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस बार करेंगे फिर से टी के रिस्पेक्ट में। तो डी भी अपॉन में डी टी, इस बार हमारा भी आया था तो डी भी अपॉन में डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी, और यहाँ पर था हमारा यू प्लस जी टी, किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी भी अपॉन डी टी होता है हमारा ए के बराबर, और यहाँ पर हमारा सारा कुछ जीरो बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा जी, क्योंकि यहाँ पर टी का हो जाएगा 1, ये तो कांस्टेंट था, ये हो जाएगा 0, यानी कि ए बराबर जी। हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है एम ए, यानी कि ए बराबर क्या जगह, ए के जगह पर रख सकते हैं जी, यानी कि ए बराबर एम जी। ऐसा ऑप्शन कहीं पे देखने को मिल रहा है, ए बराबर एम जी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ए बराबर एम जी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपको एक सेकेंड पार्ट मिलेगा इसी का सेकेंड पार्ट मिलेगा, क्योंकि अगर 40 वीडियो में एक में ही बता दूं तो फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा, मतलब कि 40 अगर क्वेश्चंस एक वीडियो में ही कराऊं तो बोरिंग लगने लगेगा। 20 क्वेश्चन कीजिए, तब तक मैं 20 क्वेश्चंस और अपलोड करता हूं, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चंस हमारे पास था मैंने आपको एक एक करके हर एक क्वेश्चंस बता दिया। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। फिजिक्स का अभी आपको और भी वीडियो मिलेंगे, तो बस उसके लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द आपको और भी वीडियो मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।